हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप यू guys are doing well. Now I'm going to let you know about the next topic and that is all about river, as you know guys. So आगे जो आज हम पढ़ने वाले, जैसे कि लास्ट क्लास से मैंने ऑलरेडी नदियों के बारे में बताया, तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो भी नदियों से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिंधु नदी को पढ़ा और अभी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को देखेंगे और उसके तमाम तंत्रों को देखेंगे और उसके बाद हम लोग गंगा नदी पे आएंगे। तो जो दूसरा नदी हम पढ़ने वाले हैं ये उत्तर बिहार का, जो अगर उत्तर बिहार नहीं उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी है। तो लेट्स बिगिन विद द टुडेस टॉपिक एंड स्टे विद अस अप टू द एंड। यू विल डेफिनेटली एंजॉय द सेशन। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आप निश्चित तौर पे जो है सेशन एंजॉय करेंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज लेकर जाएंगे। हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कल के लास्ट क्लास में मैं आई बटन पे डाल दूंगा या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जिसमें मैंने बताया था कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मानसरोवर से हुआ है और उनकी कौन कौन सी जो है शाखाएं हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से जो तंत्र हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास के बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में और अच्छे से बताया है। उद्गम वगैरह के बारे में, सारी चीज के बारे में बताया है। तो आज जो हमें पढ़ना है वो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ना है। आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा होगा कि इन सारी चीजों को आप लिख कर या फिर कैसे रखेंगे, तो मैंने एक प्रारूप तैयार किया है जहां आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको ना ये मैप वगैरह जो है मार्केट में ढेर सारा मिलता है, ब्लैंक मैप। तो आप ज्योग्राफिकल मैप मांगिएगा, पॉलिटिकल नहीं। ज्योग्राफिकल मैप में ना आप ये खुद से स्केच इस तरह से ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं ताकि आप जो है अच्छे से विजुअल कर सकते हैं और एक ही बार में तमाम नदियों का जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी हम पढ़ने वाले हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम की बात करें, जहां से निकलती है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कहां से उद्गम होता है इसका, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम मानसरोवर झील से होती है। और मानसरोवर झील से निकल के ये नदियां कहां से इंटर करती है हमारे भारत में, तो अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। और ये वाला जो हमारा एरिया होता है, पूरे भारत का मैप आपको होपफुली ब्लू वाले आउटलाइन से दिख रहा होगा। तो इसमें जो हमारा ये वाला एरिया जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, जहां अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सारे स्टेट्स जो है इधर आते हैं। तो इसमें जो ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी इंटर करती है, दैट्स इंटर्स इन इंडिया फ्रॉम वेयर, दैट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से वो इंटर कर जाती है। अरुणाचल प्रदेश वैसा एरिया है जहां पे सूर्य उदय सबसे पहले होता है पूरे भारत में। होप इतनी बात आप जानते होंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से उद्गम होती है, तो मानसरोवर झील से होती है। और सबसे 2-3 पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं, इनके अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से इसे पुकारा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी से जनरली इस नाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको चीन में क्या कहा जाता है। तो चीन में से 2 नाम से जानते हैं, एक सांगपो और दूसरा प्योंगयांग के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, सांगपो और प्योंगयांग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कौन, जब ये यहां से चीन से होते हुए जब ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाती है, तब इसे दिवांग के नाम से जानते हैं। दिवांग के नाम से, क्या नाम है, दिवांग। आप याद रखिए कि यहां दिवांग नदी ब्रह्मपुत्र को ही कहा जा रहा है, लेकिन आगे जाकर इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम दिहांग है। तो दिहांग और दिवांग में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है यहाँ पे, इसका नाम दिवांग है। कहां पे इसे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, दिवांग कहते हैं। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में। और जब अरुणाचल प्रदेश से हम आगे बढ़ते हैं तो इसे असम में क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्या नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। और यही ब्रह्मपुत्र हम पूरे इंडिया के लोग कॉमनली नाम जो है इसका ब्रह्मपुत्र इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र के बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में से क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। जब ये यहां चली आती है तो इसे क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। और ये जब अपने लास्ट में आ जाती है, बांग्लादेश क्रॉस करके जब ये बंगाल की खाड़ी यानी कि समुद्र में मिलने के आ जाती है, समुद्र में मिल जाती है, तब इसे मेघना कहते हैं। तो होपफुली आप ब्रह्मपुत्र के तमाम नामों को जाने होंगे। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, इसे सांगपो और प्योंगयांग बोलते हैं। इस वाले एरिया में सांगपो और प्योंगयांग बोलते हैं। यहां वाले एरिया में इसे दिवांग बोलते हैं, और दिवांग से जैसे ये आगे बढ़ती है असम वाले एरिया में, इतने दूर के एरिया में, इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। और जब ये यहां से बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, इस लाइन से बाहर यहां वाले एरिया में, तब इसे हम क्या कहते हैं कि बांग्लादेश में इंटर करने का इसे हम जमुना कहते हैं। और जब ये एकदम लास्ट में आ जाती है तब इसे मेघना कहते हैं। आगे मैं आपको गंगा नदी के बारे में भी बताऊंगा। जो गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर आके इसी नदी में मिल जाती है, ठीक है। वो सारी नदियों का संगम ही लास्ट में मेघना कहलाता है। तो होप इतनी बात आप समझे होंगे। अब देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में फटाफट देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सा है, दिहांग नदी। दिहांग नदी ये कितने नंबर पे, 8 नंबर पे। आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि 8वां नंबर कौन सा, ये वाला है। दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश
में किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। द सेकंड वन इज लोहित। तो यहाँ पे कौन सा है, इसका नाम क्या याद रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे आप लोग क्या, दिहांग नदी। दूसरे 10वें नंबर पे कौन हो गया, ये 9वें नंबर पे कौन हो गया, लोहित नदी। दिहांग लोहित, दिहांग लोहित, दिहांग और लोहित। अगर हम 10वें नंबर की बात करें तो कौन सा आता है, सब्रनाश्री। 10वें नंबर ये कौन सी सहायक नदियां हैं, ये सब्रनाश्री। ब्रह्मपुत्र की तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी कौन सी सहायक नदियां हैं, तो सब्रनाश्री। मैंने नंबरिंग 8 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आपको 6 जो है ऑलरेडी कल ही बता दिया, लास्ट क्लास में ही बता दिया कि 6 नदियां तो मैंने आपको सिंधु वाले में ही बता दिया। 7वां नदी ये ब्रह्मपुत्र खुद हो गई, और उसके बाद 8वां से यहां से स्टार्ट हुआ। 8वां का नाम मैंने क्या बताया, इसका नाम दिवांग क्या बताया मैंने आपको, सॉरी दिहांग क्या बताया मैंने आपको, दिहांग। दिहांग और 9वां कौन सा बताया आपको, यहां पे देखिए 8वां कौन सा बताया, दिहांग। 9वां कौन सा बताया, लोहित। 10वां कौन सा है, सब्रनाश्री। 10वां कौन सा नदी है, सब्रनाश्री। उसके बाद 10वां की बात करें तो 11 कौन सी नदी है, बराक। 11 कौन सी नदी है, यहाँ पे बाराक नदी है, ठीक है। 11 बाराक नदी है। उसके बाद 12 कौन सी नदी है, तिस्ता, जो कहां से निकली हुई है, होपफुली आप ये समझ पा रहे हैं, ये सिक्किम से निकली है। सिक्किम से कौन सी नदी निकली है, सिक्किम से तिस्ता नदी निकली है, और तिस्ता नदी ही एक्चुअली हमें देखनी है, उसके अलावा इसमें कोई भी इसकी सहायक नदियां जो है नहीं है। तो होपफुली आप सारी सहायक नदियों को समझ गए होंगे। दिहांग कौन सी नदी है, देखिए ये कौन सी है, दिहांग, लोहित, सब्रनाश्री है, और 11वें नंबर पे कौन सी है, ये बराक नदी है, और 12th पे तिस्ता। तिस्ता थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये दार्जिलिंग की पहाड़ी सिक्किम से निकलकर क्या होती है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। बांग्लादेश में किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी से। यहाँ देख रहे हैं आप, ये सिक्किम, दार्जिलिंग के पर्वत सिक्किम से निकलती है और यहाँ बांग्लादेश में आकर इससे मिल जाती है। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को, जमुना बोलते हैं। तो जमुना से मिल जाती है, और इसमें विवाद क्या है कि ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, यानी कि पश्चिम बंगाल जो हमारे कोलकाता वाले एरिया इसमें, और बांग्लादेश में इसके पानी को लेके क्या है, इसके पानी को लेके क्या है, थोड़ी सी होती है ना आपसी जैसे संघर्ष है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह सिंधु नदी में, सिंधु नदी का 20%, सिंधु नदी का कितना, ओनली 20% वाटर को यूज करने का परमिशन हमारे पास है, क्योंकि हमारा और पाकिस्तान का समझौता हुआ है कि सिर्फ इसका पानी जो है 20% हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी पानी कौन इस्तेमाल करेगा, तो उसको पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो होप इतनी बात आप समझ होंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में। अब हम लोग चलते हैं आगे, समझते हैं ब्रह्मपुत्र के बाद अब हम गंगा नदी को समझते हैं, और इसके द्वारा बनाए जाने वाला, अगर हम बेसिन की बात करें कि किस किस बेसिन को क्रिएट करता है भारत में, तो आप देख पा रहे हैं ये तो हमारा कौन सा है, माउंटेन एरिया है। उसके अलावा असम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह जो हो गया, इन सारे एरिया में क्या होता है, इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, तो ये बेसिन बनाया जाता है। और बेसिन क्या होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता दिया, मैं एक बार फिर बताता हूं। इनके नदी तंत्र, नदी तंत्र क्या होता है, नदियां तो मुख्य नदी हो गया एक, और इसके बाद सहायक नदी हो गई, और थर्ड वन क्या होता है, थर्ड वन होता है नदी तंत्र। नदी तंत्र का मतलब होता है कि मुख्य नदी और प्लस सहायक नदियां को मिलाकर ही क्या बनता है, नदी तंत्र बनता है। और नदी तंत्र मतलब नदी और उसके तमाम सहायक नदियों के मिलकर जितने एरिया में सिंचाई का काम किया जाता है उपजाऊ के लिए, वो सारे जगहों को क्या बोलते हैं, हम बेसिन बोलते हैं। तो आपको लास्ट क्लास में इतना मैंने बताया था, और आपको याद होगा कि बेसिन क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं कि गंगा नदी को मैं इसे इरेज करके और गंगा नदी को रिफ्रेम करता हूं आपके सामने, फिर हम गंगा नदी के बारे में देखते हैं। चलिए अब हम लोग जो है गंगा नदी को देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी जस्ट हमने ब्रह्मपुत्र को देखा, तो ब्रह्मपुत्र की जितनी सहायक नदियां थी वो उसको मैंने अभी इरेज कर दिया, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन पाए। क्योंकि गंगा की सहायक नदियां ने बहुत ही ज़्यादा नदियां जो है उसकी सहायक नदियां के रूप में है यहाँ पे। तो तमाम नदियों को हम लोग समझते हैं। तो कुछ नदियाँ जो है मैं अभी आपको बताता हूँ, और कुछ नदियाँ अगर पॉसिबल होगा तो आज ही क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ताकि क्या हो कि आप चीज़ों को भूले भी नहीं और हर एक नदियाँ को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको गंगा के बारे में कुछ बता देते हैं कि गंगा जो है, इसका अगर हम उद्गम की बात करें तो गंगा कहां से आती है, ये उत्तराखंड की गंगोत्री से आती है। उत्तराखंड में गंगोत्री का निर्माण होता है किन दो नदियों से, एक भागीरथी से होता है, और अगर हम दूसरी नदी की बात करें तो अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा यहां पे आकर मिलती है, कहां पे, ये देवप्रयाग में आकर उत्तराखंड में मिलती है। तो वहां से क्या होता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जब भी दो नदियों का संगम होता है कहीं भी, तो वहां क्या देखा जाता है, वहां यह देखा जाता है कि इन दोनों नदियों में गहरा कौन है, और जो नदियां गहरी होती है उसी नदियां के नाम से वो नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा हम उत्तराखंड वाले क्लास में करेंगे, जब हम उत्तराखंड के स्टेट पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, तो यहां जब दोनों नदियां आके मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा, तो यहां पर दोनों का गहराई जो है लगभग सिमिलर हो जाता है, जिस वजह से जहां पे हमारा हरिद्वार है ना,
हरिद्वार से हम क्या करते हैं, इनके संगम को क्या नाम दे देते हैं, गंगा। क्या नाम देते हैं, गंगा। और वही गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर कहां आकर मिलती है, ये बांग्लादेश में आकर किससे, ब्रह्मपुत्र नदी से यहां मिल जाती है। और यहां लास्ट में क्या करती है, इस लास्ट वाले पोर्शन को हम मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं, मेघना। अभी जस्ट मैंने आपको ये बात जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जब बता रहा था तभी आपको बताया। तो होप आप इतनी बात को समझ गए होंगे। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि उत्तराखंड में और बंगाल में लोग इसे किस नाम से जानते हैं, लोग इसे भागीरथी ही कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे भागीरथी नदी ही कहते हैं गंगा को। क्यों कहते हैं ये बात आप समझ गए होंगे यहां वाले सिचुएशन से। ठीक है, हरिद्वार काफी बेहतर जगह है उत्तराखंड में, आपको कभी मौका मिले तो आप जरूर वहां जाएं, घूमें। ठीक है, अब चलिए हम सहायक नदियों को देखते हैं। इसके तो कई सारे सहायक नदियां हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनके सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं। तो हम उसे ऐसा नहीं कहेंगे कि वो यमुना के सहायक है। क्यों, क्योंकि अगर हम इतना सारा ब्रांचेस को डिवाइड करते जाएंगे ना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना और उसके साथ साथ उसको रिमेंबर करना और एग्जाम को फेस करना। तो हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि सबको गंगा की ही सहायक नदियों की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि गंगा की ये तमाम नदियां सहायक नदियां, इसमें और भी नदियां हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे महानंदा हो गई, कोसी हो गई, गंडक हो गई। बिहार में कोसी नदी कितनी तबाही लाती है, गंडक हो गई। उसके बाद आपको अगर हम और बताएं, घाघरा हो गई, शारदा हो गई, गोमती हो गई। ये सब के सब नदियों को हम लोग अभी एक और पढ़ेंगे जो ये किसमें आता है, ये सारे यूपी और बिहार के उत्तर वाले पोर्शन में आता है। और बाकी जो दक्षिण वाला पोर्शन है उसको हम लोग कोशिश करते हैं ऑल ओवर खत्म कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उत्तर वाला जो है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग बना रहे। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज द यमुना। यमुना जो है वो पूरे गंगा की सबसे बड़ी, अगर सहायक नदियों में हम बात करें कि कौन सी नदियां सबसे बड़ी सहायक है, तो यमुना जो है वो सबसे बड़ी सहायक है। यमुना कहां से, दिल्ली से होते हुए आती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यमुना जो है बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है आज के समय में, और इसका जीता जागता उदाहरण आप दिल्ली के न्यूज में देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद यमुना क्लियर होता है। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम कहां से होता है, ये कहां से निकलती है, तो ये उत्तराखंड के बंदर पुष्प पर्वत से निकलती है। अब आपको बंदर पुष्प पर्वत के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्लेइंग लिस्ट में जा सकते हैं, वहां मैंने सारे पर्वतों को पढ़ाया। यहाँ पे कौन कौन से पर्वत हैं यहाँ पूरे हिमालय में, बंदर पुष्प कौन से वाले हिमालय का हिस्सा है, ये सारी मैंने आपको जानकारी दे रखी है ऑलरेडी। तो यमुना को समझ गए कि यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है, गंगा की, और ये उत्तराखंड के बंदरपुर से निकलती है। और प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में, वहां आकर क्या करती है, किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये 14 नंबर जो है, ये 14 नंबर यही हमारी कौन सी नदी है, ये हमारी यमुना नदी है जो यहां बंदरपुर से निकलकर प्रयागराज में आकर किससे, गंगा नदी से मिल जाती है। होप दैट्स अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। अब नाउ हम मूव ऑन द नेक्स्ट, दैट इज लूनी नदी। अब लूनी नदी जो है इसको हम थोड़ा सा, ये अलग है, लूनी नदी उसकी सहायक नहीं है, ये थोड़ी अलग है। अब यहां आ गई तो हम इसको निपटा ही लेते हैं। तो लूनी नदी जो है ये कहां से निकलती है, ये अरावली पर्वत से। ये जो सबसे पुरानी पर्वत है पूरे भारत की, सबसे पुरानी पर्वत पूछी जाए कौन सी है तो अरावली पर्वत से निकलती है कौन सी नदी, लूनी नदी निकलती है। लेकिन इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट, हमें क्यों पढ़ना इस नदी के बारे में, क्योंकि ये नदी का एंड नहीं होता। जैसे कि हर नदियां कहीं ना कहीं आके किससे मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है, चाहे वो अरब सागर में मिले, हिंद सागर में हालांकि कोई मिलती नहीं है, अरब सागर में मिले या बंगाल की खाड़ी में मिले, सारी नदियों को किसी न किसी खाड़ी में आकर मिल जाती है। बट द फर्स्ट वन दैट इज नोन एज लूनी नदी, जो ये गुजरात के रण के कच्छ के रण में जो है आकर समाप्त हो जाती है, जिसे हम अंतर्देशी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम अंतर्देशी नदी कहते हैं। आप इस बात को याद रखेंगे कि कभी कभी पूछा जाता है कि लूनी नदी किस और नाम से जानी जाती है, या अंतर्देशी नदी के बारे में पूछा जाता है, तो आप किसको टिक करेंगे, लूनी नदी। या आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा कि अंतर्देशी नदी किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ठीक है, और कहां आकर वो अंतर्देशी हो जाती है, कहां आकर वो विलीन हो जाती है, तो कच्छ के रण में। होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव। अब देखते हैं आगे क्या कहता है। कहता है बनास नदी जो है ये हमें समझने हैं कौन से, ये बनास नदी। ये देखा आपने कि यमुना है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। अब हम सेकंड जो देख रहे हैं 16 नंबर, ये कौन सी नदी है, बनास नदी। इसका भी उद्गम कहां से होता है अगर हम देखें तो ये अरावली पर्वत के कौन से दिशा में, उत्तर की ढाल में होती है। अगर हम इससे लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी किस ढाल में हो रही है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो किस ढाल में हो रही है, ये पश्चिम ढाल में हो रही है। और अगर हम 16 यानी कि बनास नदी की बात करें तो ये कौन से ढाल में होती है, पूरब ढाल में। गलती से मैंने उत्तर कहा, ये पूरब के ढाल में हो रही है और लूनी नदी किसमें, पश्चिम के ढाल में हो रही है। तो 16 बनास नदी क्या है, अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में। देखिए गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन हो गई, यमुना, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन हो गई, तो ये कौन सी है, चंबल नदी है।
कौन सी है? चंबल नदी है, ठीक है, इसको हटा देते हैं ताकि ये नदी ना लगे। ये कौन सी नदी है? चंबल नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक कौन है? तो चंबल नदी। और चंबल नदी से आकर कौन मिल जाती है? तो बनास नदी। बनास नदी किससे आके मिल जाती है? चंबल नदी। और चंबल नदी किससे? यमुना से। यमुना किससे? गंगा से। होप इट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी के बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं बनास नदी का चंबल नदी। अब जस्ट बताया मैंने आपको चंबल नदी जो कहां से निकलती है, तो आप याद रखेंगे ये बीच वाला जो लाइन है ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से प्रारंभ होने वाली कितनी नदियां हैं आप यहां देख रहे हैं? 1 2 3 4 5। ये पांचों नदियां किसकी सहायक है? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये किसकी सहायक है? डायरेक्टली वैसे तो हम गंगा की सहायक बोलेंगे, लेकिन यहां देखने में क्या आ रहा है, किसकी सहायक है? तो ये यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन सा? तो ये 3 और 2 5 5 नदियां आपको दिख रही है। तो 60 हमने समझ लिया कि कौन सी थी? बनास। और किससे आकर मिली थी? चंबल। तो चंबल नदी किसकी सहायक हो गई? यहां पे यमुना की सहायक हो गई। अब चंबल नदी से देखिए कौन सी लगी हुई है? काली सिंध। आप कैसे याद रखेंगे? ये काली सिंध, सिंध, बेतवा, उसके बाद कौन है? केन, और फिर हो गया यहां केन तक है, ठीक है। चलिए, तो इतना को आप थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से। ये कौन सी है? ये काली सिंध है, फिर ये सिंध है, ये बेतवा है, फिर ये केन है, ठीक है। यहां पे एक कोई छूट रहा है, नहीं सही है, ये चंबल है, सॉरी, ये चंबल हो गया, ये काली सिंध हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। हाँ, इट इज करेक्ट राइट नाउ। अब क्या है? ये काली सिंध, सिंध और ये बेतवा, केन और वो पे है केन खत्म हो गया। फिर सोन नदी आगे है जिसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इतनी नदी आपको समझ में आ गई। ये कौन सी नदी है? अगर हम 14 की बात करें, ये यमुना नदी है। और यमुना नदी से कितनी नदियां आके मिलती है? तो 4 नदियां मिलती हैं। हम डायरेक्ट देख सकते हैं 4 में से एक की सहायक यहीं पर है और दूसरी एक जो है यहाँ 16 जो कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। तो अरावली पर्वत से कौन सी नदियां निकलती है? तो बनास नदियां निकलती है और दूसरी लूनी नदी निकलती है। और बनास किससे आके मिल जाती है? चंबल नदी से आके मिल जाती है। और चंबल नदी खुद आकर यमुना से मिल जाती है। और चंबल नदी की अगर हम सहायक नदी की बात कर दें तो कौन सी है? काली सिंध। और काली सिंध के बाद कौन सी आती है? सिंध। सिंध के बाद कौन सा आता है? बेतवा। बेतवा के बाद कौन सा आता है? तो केन आता है। होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कौन सा है? तो 22nd जो नदी है यहां पे आप देख सकते हैं 22 कहां से निकलता है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक पे कैसा सिचुएशन है? यहां 2 पर्वत है। मध्य प्रदेश में एक पर्वत है जो विंध्याचल पर्वत है और नीचे जो है वो सतपुड़ा पर्वत है। और यहां की अगर बात करें तो यहां मैकाल पर्वत है। यही मैकाल के पास कौन सा नदी का उद्गम होता है? तो अगर हम इस दिशा में देखें तो 22 नंबर पे सोन नदी का उद्गम होता है। और यही सोन नदी पटना के पास आकर, पटना के कोइलवर के पास आकर क्या करती है? गंगा नदी से मिल जाती है। होप जो भी बिहार के हैं पटना के कोइलवर के बारे में जानते होंगे, जो सोन नदी आके क्या करती है? गंगा से मिल जाती है। तो यही अमरकंटक से ना एक नदी हम लोग को और पढ़ना है, यहाँ पे नर्मदा नदी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम गंगा की तमाम नदियों को खत्म करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग बाकी नदियों को देखेंगे। तो यहां पे देखते हैं पहले कि अमरकंटक से कौन सा नदी निकला है? अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, ठीक है। और ये पटना के समीप गंगा नदी से मिल जाती है। ये इतना खत्म हो गया। 22nd के बारे में मैंने क्या बताया? सोन नदी। और सोन की जो सबसे मतलब सहायक नदियां हैं वो 23rd, जिसे हम रिहंद बोलते हैं। 23rd पे कौन सी है? सोन की सहायक कौन सी है? रिहंद नदी है। और रिहंद नदी पे ही क्या बना हुआ है? रिहंद परियोजना बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रिहंद परियोजना। रिहंद नदी पे क्या बना है? रिहंद परियोजना बना हुआ है। तो 22nd और 23rd भी खत्म हो गया। अब हम 24th को देखते हैं। 24th जो है वो हुगली नदी की सहायक है। कौन है? दामोदर। दामोदरी कहां से निकलती है? झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। और हुगली नदी कहां से जाती है? कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के ही तट पे बसा हुआ है। तो हुगली नदी जो है उसकी सहायक कौन सी है? 24th कौन? दामोदर नदी है, ठीक है। दामोदर नदी किसकी सहायक है? 24 कौन सी होगी? दामोदर नदी। और किसकी सहायक है? ये हुगली। देखिए 27 में ना हुगली नदी। और हुगली नदी पे ही कोलकाता बंदरगाह बना है। इनफैक्ट पूरा कोलकाता शहर जो है ना वो हुगली नदी के ही तट पर बसा हुआ है। जिस तरह से बनारस गंगा नदी हो गया, पटना गंगा नदी पे बसा हुआ है, उसी तरह से जैसे यमुना जो है के तट पे दिल्ली वगैरह बसा हुआ है, उसी तरह से हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हुगली नदी है उसके तट पर कोलकाता बसा हुआ है और कोलकाता बंदरगाह भी इसी नदी पर है, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग दामोदर देख लिया। इसका 25 जो है एक स्वतंत्र नदी है। यहाँ पे एक 25 हाँ ये स्वतंत्र नदी है। ये इसका क्या नाम है? स्वर्ण रेखा। ये यहाँ से निकलकर झारखंड से निकलकर और स्वतः ही क्या होती है? बंगाल की
की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा झारखंड से निकल के बंगाल की खाड़ी में स्वतः मिल जाती है। इसकी कोई सहायक वगैरह नहीं है जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से, या छोटी छोटी नदियां अगर मिलती भी है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 25 आप समझ गए होंगे। इसका 26 कौन सा है, ये बराकर। बराकर नदियां का है झारखंड की एक छोटी सी नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है स्वर्ण रेखा जो है ना, किसी से मिलती नहीं है, बस डायरेक्ट जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां से इसका उद्गम होता है, झारखंड से इसका उद्गम होता है। तो इतनी नदियां जो है हम फटाफट समझ लिए हैं। ठीक है, इतनी नदियां में होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिंधु नदी की सारी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। और अगर हम इसकी बात करें, ब्रह्मपुत्रा की बात करें, तो इसमें हम लोगों ने देखा था दिहांग वगैरह हो गया, इसमें तिस्ता वगैरह देखा, फिर हम लोगों ने इसमें दिहांग देखा, तिस्ता देखा, और भी जितनी नदियां थी वो सब अभी हम लोगों ने इसको देखा। और अगर अभी हम गंगा की बात करें तो गंगा की हम लोगों ने आधे नदियों को पढ़ लिया है, आधी सहायक नदियों को पढ़ लिया है, और बाकी जो आधी हमारी बच जाती है, महानदी, कोशी वगैरह, घग्गर वगैरह, गंडक वगैरह, उस सबको हम लोग इसके उत्तर वाले पोर्शन में आता है, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार फिर से हम फटाफट देख लेते हैं। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो कौन सी है, यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक कौन हो गई, यमुना नदी हो गई। और यमुना के बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, इसको फटाक से निकालते हैं, लूनी नदी कहां से निकलती है, तो लूनी नदी निकलती है अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत कहां है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, तो पश्चिम ढाल से निकल रही है, तो लूनी नदी पश्चिम ढाल से निकलती है अरावली के। और पूर्वी ढाल की बात करें तो पूर्वी ढाल से कौन सी नदी निकलती है, अब जस्ट मैंने आपको बताया, बनास नदी निकलती है। कौन सी, बनास नदी पूर्वी ढाल, अरावली पर्वत की पूर्वी ढाल से बनास नदी निकलती है और जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो फटाफट बोलेंगे कौन कौन सा है ये, चंबल हो गया, काली सिंध, सिंध, चंबल, काली सिंध, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। यहां पे क्या आंसर होगी, चंबल नदी होगी, काली सिंध हो गई, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गई। काली सिंध हो गया, सिंध हो गया, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे तो आप भी इसको याद कर लेंगे। कौन कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी हो गई, यहाँ पे काली सिंध हो गई, सिंध हो गया, बेतवा हो गया और केन हो गया। आप याद रखेंगे कि ये तमाम पांचों नदियां जो है भूमध्य से निकलती है। कौन सी नदी से, कहां से निकलती है, ये भूमध्य वाला लाइन देख रहे हैं ना आप, वहां से क्या करती है, ये निकलती है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए 16 कौन सी नदी है, मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूं, 15 को लूनी बोलकर कंप्लीट कर दीजिए, 16 बनास हो गई, 17 कौन सा हो गया, 17 आपका हो गया चंबल नदी, 18 हो गया आपका ये काली सिंध हो गया, काली सिंध, सिंध, बेतवा हो गया, केन हो गया। इज इट क्लियर। उसके बाद हम 22 की बात करें, ये सोन नदी है जो कहां से कहां आकर मिलती है, तो ये पटना में आकर मिल जाती है, किससे, गंगा नदी से। तो ये डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, पूरी तरह से क्या हो गई, 22 क्या हो गई, ये डायरेक्टली सहायक किसकी है, गंगा नदी की। हालांकि ये सारी नदियां जो है वो सहायक किसकी है, गंगा नदी के सहायक नदियों के ही नाम से जानी जाती है। तो सोन की अगर हम ये सहायक बोले तो कौन सी है, रिहंद नदी है, जिस पर रिहंद परियोजना है। तो सोन हो गई, रिहंद हो गई, ये स्वर्ण रेखा हो गया जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसके बाद हम बात करें 24 कौन सी नदी है, दामोदर। हाँ, दामोदर नदी है जो किसकी है, हुगली की सहायक नदियां हैं। तो होपफुली इतनी नदियों को आप बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे। इसके अलावा जो नदियां हमें पढ़नी है वो महानदी है, कोशी है, गंडक है, इसके बाद घाघर है, शारदा है, गोमती है, साबरमती है, जो कहां पे है, ये सारे उत्तर वाले एरिया में है। ठीक है, होप आप इतने सेशन को एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं पे साइन ऑफ करते हैं, और बाकी जो है, बाकी जो भी और भी नदियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जो गंगा की सहायक है। अभी गंगा की सहायक नदियां खत्म नहीं हुई है, और इसके अलावा जो तमाम इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो फिलहाल कहां पे आती है, जो हमारे मध्य भारत में आती है और जो दक्षिण भारत में आती है, ये नदियां सिर्फ बची हुई है। इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आप मेरा सेशन एंजॉय कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।